Let's go ahead and talk about chapter 3, the legal framework. पुरानी बुक्स में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चैप्टर 3 जो है ये चैप्टर 2 का ही पार्ट है, बट जो न्यू वर्क बुक है उसमें चैप्टर 3 अलग से दिया हुआ है. द लीगल फ्रेमवर्क छोटा सा चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा. लीगल फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है? जब हम पेस्टल की बात करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड एल लीगल, इसमें जो लास्ट है वो है लीगल. अब लीगल का क्या मतलब है कि जिस भी कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसका लीगल फ्रेमवर्क जो है कंट्री का वो कैसा है. लीगल फ्रेमवर्क बनाता कौन है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज जो हैं वो कानून साजी करती हैं, वो लॉ बनाती हैं कंट्री में. फिर उसमें जो जुडिशरी होती है उसका काम होता है उस लॉ को इंटरप्रेट करना, कि जब भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो जुडिशरी या जजेस जो हैं उसको लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और उस पर डिफरेंट डिसीजंस देते हैं, जजमेंट्स देते हैं. और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती हैं कंट्री में, जितनी भी किस्म की हों, उनका काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना. ये सब मिल के, चाहे वो गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज जिनका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, या जुडिशरी, ये तीनों मिल के कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं. बट ऑब्वियसली कानून बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा गवर्नमेंट की होती है. तो ये लीगल फ्रेमवर्क हम देखेंगे कि कानून साजी कैसे की जाती है और कौन से डिफरेंट किस्म के लॉज हैं जो कंपनीज से रेलिवेंट हो सकते हैं, कंपनीज को फेस करना पड़ सकते हैं. सो ये हम सब चैप्टर 3 में देखेंगे. अब लीगल फ्रेमवर्क, फर्स्ट चीज है लीगल अथॉरिटीज. लीगल अथॉरिटीज वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री में लॉ को डेवलप करने की, जिनकी लॉ को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी कानून साजी या लेजिस्लेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पार्लियामेंट्री सेशंस के थ्रू होती है. पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर एक जो फर्स्ट बॉडी होती है वो बेसिकली स्पीकर की होती है. स्पीकर इज द पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे के सारे पार्लियामेंट्री सेशन को उसने रन करना होता है. फिर पार्लियामेंट में दो किस्म की फोर्सेस होती हैं. एक होती है आपकी रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन जीत के आई होती है, और दूसरी होती है आपकी ऑपोजिशन पार्टी जो इलेक्शन में कम सीट्स जीती होती है रूलिंग पार्टी से. और जितनी भी कानून साजी होती है, अब डिफरेंट कानून को पास करने के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बट जनरली क्या होता है कि सबसे पहले बिल पब्लिश किया जाता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी की तरफ से हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी की तरफ से हो. अगर उनके माइंड में कोई एक चीज़ आ रही है कि ऐसा कानून होना चाहिए कंट्री में, तो पहले वो बिल बनाते हैं और बिल को पार्लियामेंट में पेश करते हैं. फिर उसके बाद पार्लियामेंट के डिफरेंट सेशंस में, यूजुअली जॉइंट सेशंस होते हैं रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के, वो उस पर डिबेट्स करते हैं कि ये बिल जो है ये अच्छा है, ये बुरा है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे. और एट द एंड अगर सब मुत्तफिक होते हैं कि इस कानून का फ़ायदा होगा मुल्क को, तो वो उस बिल के लिए वोटिंग करते हैं. और जिस भी बिल को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है या 75% ऑफ वोट्स मिल जाते हैं तो वो पास हो जाते हैं. और जब पार्लियामेंट उसको पास कर लेती है या अप्रूव कर देती है थ्रू वोटिंग, तो वो कानून का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है. हमेशा याद रखना है कि लॉ जब भी बनता है तो वो हमेशा आगे की तरफ इम्प्लीमेंट होता है, वो पीछे की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं होता. एक कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो ये प्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट होता है. मतलब अगर कोई कानून बना है आज, तो वो आज और आज के बाद फ्यूचर डेट्स पे इम्प्लीमेंट होगा. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो कंपनी कर रही थी बट आज कानून इम्प्लीमेंट हुआ और वो एक्टिविटी जो है वो कानून के अगेंस्ट हो गई, तो ये नहीं कि उस कंपनी को हम पनिश करना शुरू कर देंगे, बल्कि हम उस कंपनी को कहेंगे कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को बंद करें क्योंकि अब कानून पास हो गया है और ये कानून के अगेंस्ट है. बट जो अभी तक आपने किया उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी हम नहीं कर सकते. तो इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि जब भी कानून बनता है उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है और फ्यूचर डेट्स पे इम्प्लीमेंट होता है. तो फ्यूचर में अगर कोई कंपनी उस लॉ को वायलेट करेगी तो वो गिल्टी होगी. अगर पास्ट में वो वायलेट करी थी जब रूल ही नहीं बना था तो वो वायलेशन कंसिडर नहीं होती.
इसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बनाती है और जो रूलिंग पार्टी सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी बनाती है, और उसके लिए उनको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक का लॉ बना हुआ है, अब ट्रैफिक की पेनल्टीज कितनी होंगी, जुर्माने कितने होंगे, ज्यादा करना है उनको, कम करना है, ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है। इसके बाद ट्रीटी ऑब्लिगेशंस होती हैं। ट्रीटी ऑब्लिगेशंस ये है कि इंटरनेशनली आप किसी किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं और उस ग्रुप की आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ईयू जो है, अब जितने भी 23-24 कंट्री ईयू में हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सब सेम है और उन्होंने ईयू के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। वो कोई भी ऐसा पार्लियामेंट में लॉ नहीं बना सकते जो ईयू के लॉ के अगेंस्ट जाए। इसी तरह एक और भी है नेफ्टा, ये शायद आपने सुना भी होगा, ए लेवल्स अगर आपने किया हुआ है। नेफ्टा बेसिकली है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें नॉर्थ अमेरिकन कुछ कंट्रीज शामिल हैं और उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखा हुआ है। जब वो आपस में ट्रेड करते हैं कंट्रीज, तो वो आपस में उनका जो टैरिफ होता है या तो वो एग्जाम्प्ट होता है या बहुत लो होता है, वो एक दूसरे से टैक्स चार्ज नहीं करते। सो नेफ्टा एंड ईयू जो है ये दो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की। इसके बाद कुछ ऑफिशियल रेगुलेशंस भी होते हैं, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं। जैसे अगर आपकी कंपनी है और आपने उसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना है, तो उसके भी कुछ ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो आपने फॉलो करने होंगे। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने फॉलो करने होते हैं। कंट्रीज जो है ना वो भी मेंबरशिप लेते हैं डिफरेंट बॉडीज की। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस की आप बात करते हैं। अब यूनाइटेड नेशन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं। या इसी तरह WTO की बात कर लें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपने इनकी मेंबरशिप लेनी है तो आपने इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है। अब यूनाइटेड नेशंस जो है इसके लिए हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज जो है मिलके बनाते हैं, और ऑब्वियसली जब वो कंट्रीज कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उन्होंने इनको देखना होता है। यूनाइटेड नेशंस हो गया फॉर एग्जांपल, या यूरोपियन यूनियन हो गया, ईयू, तो ये जितने भी हैं ये सुप्रा नेशनल कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद की लेजिस्लेशन। अब कानून या लेजिस्लेशन जो है वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, बट जो हर कंट्री में ही ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं वो ये चार यहाँ पर आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट लॉ। हर बिजनेस जो है वो एम्प्लॉय हायर करता है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय के कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। दिस विल कवर अंडर एम्प्लॉयमेंट लॉ। सेकेंड है हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। ये लॉ बेसिकली डील करता है आपके एम्प्लॉयज की हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। तो आप जब एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं तो आपने उनको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी वर्क प्लेस देनी है ताकि वो सेफली वहाँ पे काम कर सकें और हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर सकें। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हम पहले भी MA1 और MA2 में भी पढ़ चुके हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये है कि अक्सर बिजनेस जो हैं वो अपने स्टेक होल्डर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो वो उन ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उन्होंने वो डेटा रिस्पॉन्सिबली ट्रांसपेरेंटली यूज करना होता है। तो वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उस डेटा के लिए थ्रू डील करता है। मोस्ट कॉमन जो है सप्लायर्स का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा, कस्टमर का डेटा, ये जो है क्रिटिकल डेटा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसके बाद होते हैं कंज्यूमर राइट्स। जब भी कोई बिजनेस, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई बिजनेस कर रही है तो आप अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने उनको अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और अगर आप ऐसी गुड्स या सर्विसेज देते हैं जिससे कस्टमर को कोई नुकसान होता है तो ऑब्वियसली वो कस्टमर जो है आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं उसके अगेंस्ट। तो ये कंज्यूमर राइट्स जो है बेसिकली उन कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है कि जो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसको यूज करते हैं। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है कंज्यूमर और दूसरा होता है कस्टमर। इन दोनों में क्या फर्क होता है? होते तो दोनों ही कस्टमर्स हैं,
बट कंज्यूमर वो होता है जो आपकी कंपनी के लिए या आपके प्रोडक्ट के लिए बाइंग डिसीजन लेता है और उस प्रोडक्ट को यूज भी करता है। और कस्टमर बेसिकली वो होता है जो सिर्फ बाइंग डिसीजन ले रहा होता है, वो खुद इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल वो डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई स्टोर कीपर है, तो वो बाय करेगा और आगे सेल करेगा। तो कंज्यूमर राइट्स जो है बेसिकली वो ऐसे कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करता है जो उस प्रोडक्ट को लेते हैं और उसको यूज करते हैं, ना कि वो किसी को आगे सेल कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये चार किस्म की जो लॉज हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहां तक कोई क्वेश्चन?